अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम कोरोनामा के नए एपिसोड में खुशामदीद। आज का एपिसोड बहुत अहम है क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अमेरिका से इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक एक्सपर्ट। इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट से मुराद ये है, ये वो डॉक्टर हैं जो बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियों का इलाज करते हैं। यही वो एक्सपर्ट्स हैं जो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के साथ भी डील करते हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे अमेरिका में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर, और साथ ही साथ हम उनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि पेंडेमिक्स कैसे फैलते हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाता है। दो खास बातें जो मैं खुद भी जानने में इंटरेस्टेड हूँ वो ये है कि हर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है, और ये कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन कब तक आएगी। हमारे आज के मेहमान डॉक्टर फरहान हैं। डॉक्टर फरहान न्यूयॉर्क में एज हॉस्पिटलिस्ट काम कर चुके हैं और इस वक्त वो इन्फेक्शियस डिजीजेस के क्लिनिकल फेलो हैं। डॉक्टर फरहान मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और साथ ही साथ हमारे किंग एडवर्ड के क्लास फेलो भी हैं। डॉक्टर फरहान एक और वजह से भी बहुत मशहूर है, वो सोशल मीडिया पर डॉक्टर से रिलेटेड मसाइल पर खुलकर बात करते हैं। वो रहते तो अमेरिका में हैं, लेकिन फिर भी वहां से बैठे हुए वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स को मुसलसल गाइड करते हैं, और यही वजह है कि वो डॉक्टर्स कम्युनिटी के एक्टिव ग्रुप्स जैसे किंग एडवर्ड यूएसएमएलई फोरम और पाकिस्तान क्लिनिकल नॉलेज फोरम के एडमिन भी हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। प्लीज वेलकम डॉक्टर फरहान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वैद साहब, का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। नहीं यार, इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हमारे बिल्कुल डिफरेंट टाइम जोन्स में हम बैठे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ठीक है जी। हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर फरहान मेरा आपसे ये है, क्योंकि आप अमेरिका में हैं इस वक्त, कि अमेरिका में कोरोना वायरस के पेंडेमिक की क्या सिचुएशन है। अगर हम एक कॉमन टर्म यूज़ करें जिसको हम फ्लैटनिंग द कर्व कहते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वो नहीं हो सका। अच्छा। नंबर ऑफ केसेस स्टेट वाइज इंक्रीज हो रहे हैं। डाटा हमारे पास एवरी डे देयर इज अ न्यू डाटा इवॉल्विंग। अगर आप टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखें तो अब तक हमारे पास ऑल अराउंड द ग्लोब तकरीबन कुछ 44 लाख मरीज कोरोना वायरस के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, और उनमें से 14 लाख मरीज अमेरिका में। इसी तरह अगर आप मॉर्टेलिटी देखें तो सिर्फ पूरे अमेरिका में अब तक जो है वो 3 लाख से ज़्यादा लोग इस बीमारी का शिकार होकर फौत हो चुके हैं। ठीक है। तो इस हवाले से हम ये वादे तौर पर कह सकते हैं कि अभी तो कर्व जो है वो अपराइट डायरेक्शन है। ठीक है। तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अमेरिका ने सही की हैं और क्या चीज़ें थी जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकती थी? डिजीज़ यहाँ पे स्प्रेड इसलिए की खास तौर पे वो जोन्स जहाँ पे इमिग्रेंट्स थे, जहाँ पर आपकी ट्रैवल और टूरिज्म ज़्यादा था। कैलिफोर्निया, जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, शिकागो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और उनके लिए कोई स्क्रीनिंग का निज़ाम नहीं था। तो ये वो फैक्टर्स है। और फिर होमलेस पीपल जो कि अनडायग्नोज्ड, अनट्रीटेड। जी। तो इन सब लोगों की वजह से एक ऐसी सब क्लिनिकल अंडर डायग्नोज पॉपुलेशन पहले से ही कम्युनिटी में आ चुकी थी, जो कि स्प्रेड का बाइस बना। सही है, समझ आ गई। ठीक है फरहान, अब आप ये बताएं कि ये जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है पूरी दुनिया में, इसकी कहानी क्या है? कहाँ से शुरू हुआ है, किस तरफ जा रहा है ये? अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है। वो इस हवाले से ज़रूरी है कि जब इनिशियल डाटा हमारे पास आना शुरू हुआ तो चीज़ें बहुत सादा और आसान थी कि मिड दिसंबर, एंड दिसंबर, वुहान, चाइना, कोई बैट्स, कोई थर्ड ठीक है वेक्टर, उससे ये ह्यूमन ट्रांसमिशन हुई डिजीज़ की, और उसके बाद ये लोकल डिजीज़ स्प्रेड हुई, और देन ड्यू टू पुअर कंट्रोल में इसलिए कहूँगा कि अगर रिस्ट्रिक्टेड सिचुएशन होती तो चाइना से बाहर डिजीज ना जाती। तो उस वक्त के जो मामलात थे वो बड़े क्रिस्टल क्लियर थे कि भाई ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि शायद फ्लू की तरह है। उसके बाद जब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐड ऑन हुई तो ये पिक्चर ब्लर होती चली गई। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि इसका स्टार्ट वुहान से, चाइना, इन्फेक्शियस डिजीज, वायरल स्प्रेड, थर्ड पार्टी होस्ट, जिस तरह इसमें आप बैट्स को सस्पेक्ट और पेंगोलिन, ये चीज़ें,
और उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट स्प्रेड। तो ये वो ठीक है। फैक्टर्स है जो कि इनिशियल थे, और अभी तक आई थिंक मैं सिंपली इसको समराइज करूँ तो वो चीजें अभी भी उसी तरह से ही हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसको ब्लर कर ठीक है। सकती हैं लेकिन इसको नेगेट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यार आप ये बताएं कि ये अभी वायरस बढ़ता चला जाएगा या अभी ये रुक जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और मैं इसका जवाब देने से पहले कॉल बैक करूंगा 1918 के पेंडेमिक को। उस पेंडेमिक को अगर आप देखें तो उसकी 3 वेव्स थी। पहली वेव ठीक है। उसकी 1918 के स्प्रिंग्स में, फिर ऑटम या फॉल है। में, और फिर जाके ठीक है। 1918 के विंटर्स जो कि स्प्रेड की 1919 की विंटर्स तक। वो ये 3 वेव्स थी। जी। और हैरानकुन बात यह है कि जो उनकी पहली वेव थी उसमें इतनी अमवात नहीं हुई। जो सेकंड वेव थी अच्छा। उसमें ज्यादा डेथ्स हुई। एंड बाय द टाइम दे रीच द, वो जो विंटर वाली थी, और बाय द टाइम दे रीच थर्ड वेव, वो कुछ कम्युनिटी अवेयरनेस, कुछ हर्ड इम्यूनिटी, और फिर सोशल आइसोलेशन, क्वारंटीन, ये चीजें आई तो चीजें इंप्रूव हुई। तो मुझे खौफ इस बात का है कि अगर हम इसको पहली वेव कह रहे हैं और अगर हम चीजों के बारे में वो बात करेंगे, इसको हम ओपनिंग द रेस्ट्रिक्शंस, लूजनिंग द रेस्ट्रिक्शंस, तो वी मस्ट एक्सपेक्ट कि सेकंड वेव इससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जी यार डॉक्टर फरहान, अभी आज ही जो है WHO के डायरेक्टर ने एक और बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो पेंडेमिक है ये ख़त्म नहीं होगा, वी विल हैव टू लर्न टू लिव विद दिस। और ये आज बड़ी एक हैरानकुन बात है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये हमारी सोसाइटी में ऐसे ही रहेगा जैसे HIV चल रहा है, जैसे बाकी हम फ्लू के वायरस के साथ डील कर रहे हैं? इस हवाले से मुख्तलिफ शोबे, ख़ासतौर पे जो वर्ल्ड ओवर इन्फेक्शन कंट्रोल से डील करते हैं, जिसने CDC, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और अब रिसेंटली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे जॉन्स हॉपकिंस हो गया, मेयो क्लिनिक हो गए, उनकी राय एक दूसरे से मिलती जुलती है। और वो ये है कि जब तक हम वैक्सीन अचीव नहीं कर पाएंगे और जब तक सोशल आइसोलेशन और हर्ड इम्यूनिटी अचीव नहीं हो पाती, इस तरह की कोई बात करना कबल वक्त होगा कि ये ख़त्म कब होगा। अच्छा, ठीक है यार, ये तो बड़ी ही फिर ख़तरनाक सिचुएशन है। लेकिन मैं ये बात समझना चाहता हूँ कि ये जो इस वायरस ने आके हमें इस सिचुएशन में पकड़ा है, तो क्या ये पहली दफ़ा है कि हम ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, या पहले भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है और हमने उससे सबक नहीं सीखा और इसलिए हम इस बुरी हालत में हैं? इससे पहले इस तरह की सिचुएशन बिल्कुल आ चुकी है, बल्कि अभी तक मैं यही कहूँगा कि अब तक की जो सबसे ज़्यादा डेडली पेंडेमिक थी वो अभी तक 1918 की इन्फ्लुएंजा H1N1 पेंडेमिक रही, क्योंकि उसके अंदर स्पेनिश फ्लू बिल्कुल ऐसी है। उसके अंदर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इन्फेक्ट हुई और 50 मिलियन डेथ्स हुई। और ये उस टाइम पे पेंडेमिक आई जब वर्ल्ड वॉर 1 का ज़माना था। बहुत से फौजें इस तरफ से दूसरी तरफ ममालिक में आ रही थी, जा रही थी, कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन वाला हिसाब किताब नहीं था। तो फिलहाल हम ये तो नहीं कह सकते कि ये मामला वहाँ तक पहुँचे, और इस वक्त अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जहाँ तक कंट्रोल का मामला है तो उसमें ज़रा तफसील में जाना पड़ेगा कि किस तरह से हमने उससे सबक सीखा और हमने क्या मैकेनिज्म डिवाइस किए। बट इन शॉर्ट अभी तक की हमारी तमाम रिसर्च वो इन्फ्लुएंजा कंट्रोल की तरफ फोकस थी। तो कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए जो मैन्यूवर्स किए जा रहे हैं, ज़्यादातर जो हमने सबक सीखा है वो इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक से सीखा है। ठीक है, जैसे ये सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन की टेक्निक्स हैं। बिल्कुल इसी तरह। और फिर हमने उन पेंडेमिक्स का एक लेसन ये था कि उनसे हमने डेफिनेशंस डेवलप की कि एरेडिकेशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, एक्सटिंक्शन क्या है। ठीक है, ये टर्म्स डिफाइन हुई, और फिर इन टर्म्स के बाद क्राइटेरियाज डिफाइन हुए कि अगर एक वायरस को आपने एरेडिकेट करना है या एलिमिनेट करना है तो उसके अंदर कौन से 4-5 इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। तो ठीक है, वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है और मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा ताकि हमारे लोग इस बात को समझ सकें कि ये बिल्कुल जरूर इस हवाले से लिमिटेशंस क्या हैं। तो जब भी आपने किसी डिजीज को या खासतौर पर इन्फेक्शियस डिजीज को एरेडिकेट करने की बात करते हैं तो 4 फीचर्स बहुत ज़रूरी हैं उस हवाले से। पहली बात तो यह है कि वो बीमारी इजीली डायग्नोजेबल हो, मतलब उसके 4-5 ऐसे फीचर्स हों जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर भी देख के डायग्नोज करे। दूसरा फीचर ये है कि
उसके डायग्नोसिस के जो लिए जो लैब्स चाहिए वो बड़े सिंपल हों, कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक जिसमें है। ट्यूबरकुलोसिस है उसके अंदर बाज़ औक़ात इतने स्टेप वाइज प्रोसेस है कि एक जनरल प्रैक्टिशनर उसको इजीली डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल होता है। जीन एक्सपर्ट, मुख्तलिफ किस्म की बायोप्सीज, जी। कल्चर, सिंपल डायग्नोस्टिक प्रोसेस होना चाहिए। नंबर 2। जी। नंबर 3 ये है कि वो डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज खासतौर पे, उसकी ट्रांसमिशन में कोई थर्ड वेक्टर इन्वॉल्व ना हो। अगर आपके पास, अच्छा। जिस तरह स्मॉल पॉक्स एक एग्जांपल है, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज थी जो कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में रिस्ट्रिक्टेड। जी। कोरोना वायरस के साथ एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें एक थर्ड वेक्टर इन्वॉल्व है, जो कि जी। इस केस में आप जिस तरह बैट्स का जिक्र कर रहे थे, तो इवन दो आप जी। ह्यूमन एरेडिकेशन कर भी देंगे तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि वो एनिमल्स में कुछ ना कोई फॉर्म में रहेगा। बिल्कुल और सही। चौथा जो अच्छा। इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो ये है कि आप उस बीमारी के अगेंस्ट वैक्सीन बना सकते हैं। जितना जल्दी आप वैक्सीन बनाएंगे उतना जल्दी आप उसे कंट्रोल करेंगे। डॉक्टर फरहान, आप ये बताएं कि जो 4 पॉइंट्स आपने बताए हैं, अगर आप कोरोना वायरस को इससे कंपेयर करें तो इन चारों पॉइंट्स में कोरोना वायरस के हक में क्या बातें जाती हैं? पहली बात तो ये है कि इजी टू डायग्नोज है। डायग्नोज कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसके जो 3 प्राइमरी फीचर्स हैं, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर, वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में होते हैं। आई विल से अप टिल 60 to 70% पेशेंट्स में आपको मिल जाते हैं। जी। दूसरा ठीक फीचर है। जो इसमें आता है ट्रांसमिशन, उसमें एक लिमिटिंग फैक्टर जी। है, क्योंकि इवन दो हमने ह्यूमन से ठीक है। इरेडिकेट कर भी दिया, वी डोंट नो कि हमने एनिमल पॉपुलेशन से इरेडिकेट किया है। जी। ठीक है। अगली बात आती है वैक्सीन डेवलपमेंट की। प्रीटी अर्ली टू से एनीथिंग जी। अबाउट दैट। ठीक है। और टेस्टिंग वो अभी फिलहाल हम उस पॉइंट पे जा रहे हैं कि जहां हम पीसीआर से एंटीबॉडी की तरफ जाएं, बट आई विल अगेन से कि ठीक इसकी है। टेस्टिंग विद द टाइम इजी होती चली जाएगी। एक और फैक्टर जो लिमिटिंग ठीक है। फैक्टर बन सकता है कोरोना वायरस के हवाले से, वो ये है कि रीजनल रिस्ट्रिक्शन। अगर आप बीमारी को मुख्तलिफ रीजन्स में रिस्ट्रिक्ट कर दें और उसके बाद उन रीजन वाइज ठीक है। उनको एलिमिनेट करें तो फिर इजी हो जाता है। जी। इसमें प्रोग्रेस हो रही है, मतलब ट्रैवल अच्छा। रिस्ट्रिक्शंस हुई, लेकिन अब फिलहाल उस हद जी। तक पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि पैंडेमिक है, हर मुल्क में है। आप किस तरह से इसको रीजन वाइज जी। रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल सही है। ठीक है यार फरहान, आपने बड़े अहम 4 पॉइंट्स बताए हैं। इसमें एक और पॉइंट जो मैं समझना चाह रहा था वो ये है कि ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है। आप ऑडियंस के लिए इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं ज़रा आसान अल्फाज में? हर्ड इम्यूनिटी के लिए मुख्तलिफ परसेंटेजेस यूज होती हैं, लेकिन आम आवाम की आसान समझ के लिए मैं ये कहूँगा कि जब ओवरऑल पॉपुलेशन में, आबादी में 70 से 90% लोग एक बीमारी का शिकार हो जाएं, खास तौर पे वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो जाएं, तो अच्छा जी। अज्यूम ये किया जाता है कि उनमें ऐसी एंटीबॉडीज बन जाएंगी या उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बढ़ जाएगी कि वो दोबारा वो इन्फेक्शन का सामना नहीं करेंगे। अगर हम इसको ठीक है। दूसरे अल्फाज में बयान करें तो लेट सपोज एक आबादी में 80% लोग इस जी। बीमारी का शिकार हो गए हैं, तो हम अज्यूम ये कर सकते हैं कि हर 5 में से 4 बंदे ऐसे हैं जिनका कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रांग हो गई है, जिनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो उस बीमारी का जी। दोबारा शिकार नहीं हो सकते। सही है। सही है। ठीक है। और अभी तक जो है मैंने सुना है कि ये स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी की अच्छी एग्जांपल सेट की गई है, लेकिन यूके ने भी पहले ये प्लान किया था कि वो हर्ड इम्यूनिटी करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बैकआउट कर लिया। तो अभी कोई और ऐसी जगह है जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी को सपोर्ट किया जा रहा है? ओवरऑल मेरा ख्याल हमारे पास अच्छी एग्जांपल्स अभी तक मैं कहूँगा कि बिल्कुल ऑपोजिट टॉपिक की हैं, जहाँ पे सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन से डिजीज़ को कंट्रोल किया गया है रादर देन हर्ड इम्यूनिटी को। तो ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि हर्ड इम्यूनिटी की फ़िलहाल सिवाय जिस तरह हमने स्वीडन का बताया और कोई एग्जांपल अगर होगी भी तो हमें उसको प्रमोट करना नहीं चाहिए, क्योंकि बेहतर तरीका यही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा। और आइसोलेशन और क्वारंटीन की पॉलिसी अपनाएं और बीमारी से बचें। ठीक है डॉक्टर फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। अब आप ये बताएं कि ये जो डिज़ीज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी हुई है, इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ट्रीटमेंट के हवाले से एक बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि एक ऐसी डिज़ीज़ जो कि पहले से कम्युनिटी में मौजूद है, उसके बारे में आपकी साइंटिफिक नॉलेज इतनी एडवांस्ड होती है, आपके पास इतने कंट्रोल्ड ट्रायल्स अवेलेबल होते हैं कि उनको बेस बना के आप स्टैंडर्ड ऑफ केयर सेट करते हैं और फिर उसके बाद रिसर्च करते हैं। जब पेंडेमिक स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे जी।
इम्पोर्टेंट इशू यह है कि आपके पास कोई स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है, और हर मुल्क के अंदर यहाँ पर एक जो चीज़ समझनी है कि वो ये है कि स्टार्ट एक्सपर्ट ओपिनियन से होता है। हर मुल्क में वहाँ के जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट्स हैं वो अपने प्रायर एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ पैरामीटर सेट करते हैं। जिस तरह यूएस में यहाँ पर खासतौर पर मैं नेब्रास्का की बात करूँ तो इनका सबसे बड़ा क्वारंटीन सेंटर, जो इनके 3 बेसिकली सेंटर्स से क्वारंटीन सेंटर जो एबोला के दौरान इन्होंने स्टार्ट किए थे, तो उनमें से एक नेब्रास्का में था। और ये बात जानने के लिए बहुत अहम है कि इनके जो सबसे पहला जो शिप था जापान का, वो जापानीज जो इन्होंने दिए वो नेब्रास्का में आए। तो उस वक्त सबसे ज़रूरी बात ये थी कि ऐसे पेशेंट जिनको दुनिया ने एक्सपर्ट ओपिनियन पे चल रही है, तो हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होगा। तो यहाँ पर जिन लोगों ने एबोला को मैनेज किया था उनके जहन में जो सबसे पहले दवाई आई वो रेमडेसिविर, कि उन्होंने रेमडेसिविर ट्राई की थी। इसका बेनिफिट उनको ये था कि उनके पास कुछ ऐसी स्टडीज़ मौजूद थी जिनकी बेस पे वो ये कह सकते थे कि इसकी सेफ्टी एनालिसिस हो चुका है, तो इसका अगर हम ह्यूमन ट्रायल करें तो इसका सेफ्टी डाटा हमारे पास मौजूद है। तो हमने वहाँ से शुरू किया। ठीक है। जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके पास इस तरह की एडवांस दवाइयाँ, खासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ पे इस दवाई का तो अभी तक अक्सर लोगों को नाम भी नहीं पता कि ये दवाई है क्या, ठीक है ना। और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो चंद हल्कों तक महदूद है, और वो हल्के हर बीमारी को घुमा फिरा के मलेरिया करार दे देते हैं। तो थॉट वहीं से निकली कि क्यों ना इसका मलेरिया की तरह इलाज किया जाए, क्योंकि हमारा पाकिस्तानियों का एक्सपीरियंस डेंगू में तो बेतहाशा है। ये जो नई बीमारी थी हमारे लिए बिल्कुल नहीं थी। तो चाइनीज़ ने, साउथ एशियन कंट्रीज़ ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से स्टार्ट किया, और अब स्टार्ट होते होते जब स्टडीज आना शुरू हुई, अब हमारे पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं, जो कि डिपेंड करता है कि डिजीज़ का पैथोजेनेसिस क्या है और डिजीज़ किस फेज में है। हमने इजीली स्ट्रेटिफाई कर लिया, माइल्ड, मॉडरेट, सवियर डिजीज़ के लिए हमने साइटोकाइन सिंड्रोम को हिट किया, सवियर डिजीज़ के लिए हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लिया है, माइल्ड डिजीज़ के लिए हमारे पास जो है वो सपोर्टिव केयर है, मॉडरेट डिजीज़ के लिए हम कुछ रीजन्स के अंदर अभी भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे चल रहे हैं, बाज़ जगह पे आइवरमेक्टिन आ गई, फिर कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा आ रहा है। कोई भी ट्रीटमेंट इस वक्त मैं फिलहाल आपको ये नहीं कह सकता कि ये डेफिनेट ट्रीटमेंट है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सपोर्टिव रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है जिसकी बेस पे मैं आपको डेफिनेट ट्रीटमेंट बता सकूं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर आप ये बताएं कि इसकी जो वैक्सीन है वो किधर तैयार हो रही है, वो कब तक आएगी, और क्या वैक्सीन से इसका इलाज मुमकिन है? वैक्सीन वाला सवाल बहुत ज़रूरी है, और वो इस हवाले से मैं दोबारा से हिस्ट्री में जाऊँगा। और 2009 का H1N1 का पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा, उसके हवाले से बात होगी। उसमें यह हुआ कि उनकी जो पहली फेज़ थी उसमें वो कोई वैक्सीन डेवलप नहीं कर सके। उनको एटलीस्ट 6 महीने लग गए वैक्सीन लाते लाते। तो आप देख लें कि 6 महीने में जिस हद तक वो इन्फेक्शन फैली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये बीमारी काफ़ी हद तक पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो जो भी वैक्सीन हम लाएंगे, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी जो सप्लाई डिमांड चेन मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इशू है। और फिर ऊपर से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने उसको और क्वेश्चनेबल और कंफ्यूजिंग कर दिया। लेकिन द गुड फैक्टर इज कि चूंकि हमने इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक्स को इतना ज़्यादा डील किया, तो जो हमारी रिसर्च इंडस्ट्री है उनको पता है कि किस किस्म की वैक्सीन डेवलप हो सकती है। तो फिलहाल जो ट्रायल्स हैं वो फेज़ 1 ट्रायल्स हैं वैक्सीन के, और जो लोग मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाए, और वो ये कि ये जो वैक्सीन है लाइव अटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन के अलावा इस डिफरेंट मैकेनिज्म्स को ट्राई किया जा रहा है। मैसेंजर आरएनए को ट्राई किया जा रहा है कि वो मैसेंजर आरएनए बॉडी में जाए और उसके बाद ह्यूमन बॉडी खुद एंटीजन रिलीज करे जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने। उसके अलावा डीएनए बेस्ड एंटीबॉडीज, डीएनए बेस्ड वैक्सीन आ रही हैं। उसके अलावा हमारे पास वायरल प्रोटीन मॉडिफिकेशन करके वैक्सीन बना रहे हैं। फिलहाल जो सबसे जिसे कहते हैं कि पॉपुलर ट्रायल जो चल रहा है, जिसकी सपोर्ट यूएस कर रहा है बेसिकली, वो mRNA बेस्ड ट्रायल, जिसके अंदर mRNA को एज ए वैक्सीन इंजेक्ट किया जाए। तो इस वाले से एक बात करना ज़रूरी है कि अक्सर लोग सवाल करते हैं कि ये सारे मामला अभी क्यों सोचे हैं, जब SARS-CoV-1 की इन्फेक्शन स्टार्ट हुई थी तब की वैक्सीन क्यों नहीं बनी? तो स्टडीज तब भी हुई थी, और प्रॉब्लम तब ये आया कि तब एनिमल स्टडीज तो सक्सेसफुल हो रही थी, लेकिन जब उसकी एनिमल स्टडीज को ह्यूमन स्टडीज में लाए तो उसमें फिर कुछ लंग इन्फेक्शंस और फिर ऑटो इम्यून कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी।
तो बाय द टाइम दे रीच दैट पॉइंट अच्छा। वो वैक्सीन लाते, वो डिजीज इस हद तक कम हो चुकी थी कि वो इतना मैटर नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये बताएं कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो उससे इलाज मुमकिन हो जाएगा, कोरोना वायरस का पेंडेमिक रुक जाएगा? अब ये एक मुश्किल सवाल है, और उसको मैं मुश्किल इसलिए कहूँगा कि ठीक है। हर साल इन्फ्लुएंजा की सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन डेवलप होती है और हर साल आपको नई वैक्सीन लाना पड़ती है। तो अभी तो हमें ये देखना पड़ेगा ठीक है। कि जो इसकी डिमांड सप्लाई चेन है, क्या हम इतने काबिल हो जाएंगे कि हर साल हम एक नई वैक्सीन डेवलप कर सकें, क्योंकि अभी तक तो हम इस पॉइंट पर भी नहीं पहुंचे कि हम किसी अच्छा। चीज़ को फाइनल वैक्सीनेशन कह सकें। जी। तो इसका जवाब देना अभी कबल ठीक है। वक्त हो। डॉक्टर फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ये ओवरव्यू दिया। अब आप काइंडली ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है, आप उसे किस तरह देखते हैं, और पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए? पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो फिलहाल हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम अभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे जहां हम ये कह सकें कि हम उन नेशंस के साथ मुकाबला कर सकें जहां पे कर्व फ्लैटनिंग हुई है। जी। यहाँ पर ये केस फर्टेलिटी रेट को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक अच्छा। इस सूडो सेंस ऑफ सिक्योरिटी में आ जाते हैं कि शायद हम बचे हुए हैं दुनिया से। क्योंकि देखें इस वक्त जी, सबसे जी, ज़्यादा केस जी। फर्टेलिटी रेट बेल्जियम में है 16%। कहने का मतलब ये है कि अगर 100 मरीज इन्फेक्ट होते हैं तो ठीक उनमें 16 लोग मर रहे हैं। यूएस में 6%। ठीक है। हम कर क्या रहे हैं कि हम ओवरऑल वर्ल्ड डाटा देख रहे हैं कि भाई इसकी केस फर्टेलिटी रेट 2 to 3% है, तो मतलब अगर 100 में से 100 लोगों को बीमारी हुई तो सिर्फ 2 से 3 लोग मरेंगे, और उसकी वजह से हमें सूडो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई कि तो कुछ भी नहीं है। हालांकि ये डिपेंड जी, करता है आपने टेस्टिंग जी। कितनी की है, और उससे आपका केस फर्टेलिटी ठीक रेट है, डिटरमिन ठीक करता है। है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से बात हो रही है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, उस हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हमारी बहुत सी अवाम, मतलब मैं अगर अच्छा जी। अपने एक क्रूड डाटा दूं, और अगर मैं कहूँ कि मेरे सोशल सर्कल में अगर 40 अफराद मौजूद हैं, तो उनमें से यकीनन 10 जी। से 15 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार बीमारी लग जाएगी तो हम उन 80% में होंगे जो शायद ठीक हो जाए। तो ये जो प्रिडिक्टिबिलिटी है इसकी वजह से जी। कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो केसेस बढ़ रहे हैं, कंट्रोल किस तरह करना है जिस तरह आपने पूछा, तो वो यही है कि जहाँ तक हो सके, जिस हद तक हो सके, ये जो कॉमन मैन्यूवर्स हैं जिस तरह हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इनको जी। प्रैक्टिस किया जाए। जी। जो बंदा बीमार है और उसे लग रहा है कि ठीक उसे है। खांसी है, वो एटलीस्ट बाकियों पर रहम करे और मुंह पे मास्क रखे और खांसियां ना करता फिर जगह जगह। जी। और अगर बीमार है तो घर पे रहें। ये वो जो जी। बेसिक मैन्यूवर्स है उनका करना बहुत ज़रूरी है। और एक जो स्टिग्मा एसोसिएट हो गया ना ठीक था कि अगर मुझे कोरोना वायरस होगा तो क्या होगा, उस स्टिग्मा को ख़त्म करना होगा। वो बहुत ज़रूरी है, हाँ क्योंकि जी। अक्सर लोग हमारे बड़े सही है। काबिल डॉक्टर साहब, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो भी इसी तरह से था कि कोरोना वायरस हो गया, वो अब घर बैठे रह गए, यार मैं निकलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या हो गया। और इस तरह की चीज़ें जो है इनसे जी, अवॉइड करना बहुत जी। ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। ठीक है यार फरहान, थैंक यू सो मच अगेन। अब आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए? मैं इस सारी गुफ्तगू को समेटते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये सवाल कि ये बीमारी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं। ये इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है, बिल्कुल उसकी सही। वजह यह है कि ये बीमारी मौजूद है। इस सवाल का जवाब तलाश करना हमारे हकीकत लिए है। ज़रूरी नहीं। ये गवर्नमेंट्स जो पॉलिसी बनाती है उनके लिए ज़रूरी जी। है। हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि आपने इस बीमारी से जी। बचना क्या है, क्योंकि ये बीमारी एक हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है। जी। तो जो बीमारी एक हकीकत है और प्रिवेंटेबल ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स, सोशल आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, इनकी रिस्पेक्ट करें, और हैंड वॉशिंग जी। इज द बेस लाइन ऑफ प्रिवेंशन। दैट्स व्हाट आई वुड से। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है यार, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह फिर दोबारा भी बात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह डॉक्टर वैस, हाफिज़। मुझे बहुत मज़ा आया, मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में आया और अपने ख्यालात का इजहार किया, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी गुफ्तगू से अक्सर लोग, जब मैं 3-4 बार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कह दिया तो शायद कुछ लोग परेशान हुए हों, लेकिन मैं वही बात कि लोगों के जहन से ये ख्याल हटाना ज़रूरी है कि बजाय कॉन्स्पिरेसीज पे ध्यान देने के आप बीमारी से बचने के ऊपर ध्यान दें। जी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे एक्चुअली पहले शो में हमने, पहले एपिसोड बिल्कुल, में आपको हमने बात कर ली है।
तो जिसे कोई डाउट है वो जाके वो कन्वर्सेशन सुन आपकी इस हवाले से काविशें काबिल तारीफ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।